सावधान पुढे लॉकडाउन आहे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मुल्क में फिर तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटों में कोरोना के 26,991 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वालों की तादाद 118 दर्ज की गई है। और कोरोना के सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ते मामले महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, सावधान रहना है, होशियार रहना है, चूंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोरोना का खतरा एक बार फिर ऐसा लगता है कि बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। और महाराष्ट्र के नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, यह नाफिज कर दिया गया है। 21 मार्च तक नागपुर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। और साथ ही महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का निफाज किया गया है। महाराष्ट्र में 24 घंटों में नए कुल 16,620 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र ऐसी रियासत बनकर उभरी है जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि कई ऐसे जिले हैं जहां जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का निफाज किया गया है। पुलिस इंतजामिया इस ताल्लुक से काफी सख्ती भी बरत रही है। महाराष्ट्र के पुणे में रात 11 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया गया है। पुणे के सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 21 मार्च तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के पनवेल में 22 मार्च तक रात का कर्फ्यू रहेगा। लातूर जिले में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज है, जबकि औरंगाबाद में 17 मार्च तक जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का निफाज है। और जिस तरह के आसार नुमाया हैं, ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के कई और जिलों में जल्द ही लॉकडाउन किया जा सकता है। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और वजीर सेहत राजेश टोपे ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी हिस्सेदारी निभाएं और कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल करें। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मजीद सख्त पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं या मजीद कई जिलों में लॉकडाउन लगाने पर भी गौर किया जा सकता है। और महाराष्ट्र के साथ साथ कई और ऐसी रियासतें हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें एक अहम रियासत है केरल। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 रियासतों में इंतखाबात होने हैं और इनमें से एक केरल है जहां पर बहुत तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक तरफ तो लगातार ये कोशिश है और ये ऐलान है और ये सजेशन है, ये मशवरा है कि आप मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बड़ी भीड़ से बचें, कोई ऐसी गैदरिंग ना करें। यहां तक कि महाराष्ट्र में सख्ती से इस बात को कहा गया है कि शादी ब्याह जैसे फंक्शन को अभी जहां तक हो सकता है टालें या फिर उसमें बहुत कम लोग इकट्ठा हों। अब ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि केरल में जहां इंतखाबात भी हैं, और इंतखाब सिर्फ केरल में नहीं है, बंगाल में भी हैं, असम में भी हैं, केरल में भी हैं, पौंडीचेरी में भी हैं, तमिलनाडु में भी हैं, लेकिन केरल और तमिलनाडु इन 2 रियासतों से केसेस के बढ़ने की तादाद बहुत ज्यादा सामने आ रही है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी रियासत अभी शायद ही बची हो जहां कोरोना के मामले पाए नहीं जा रहे, लेकिन यह जरूर है कि कई रियासतें ऐसी हैं जहां केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब इस बात पर मुनहसर है कि क्या वहां टेस्टिंग कम हो रही है या किसी रियासत पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। साथ ही साथ यह भी हमें पता है कि कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन का यानी टीकाकारी की मुहिम भी जारी है। एक तरफ से यह भी बात आ रही है कि टीकाकारी की मुहिम को और तेज किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द तमाम ऐसी रियासतों में जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, वहां पर फेज वाइज ना करके जल्द से जल्द कोरोना की टीकाकारी की जाए। अब ऐसे में यह सवाल बहुत अहम है कि भीड़ पर काबू कहां से हो सकती है, आवाम की इसमें हिस्सेदारी कितनी है, इंतजामिया इसके लिए कितना जिम्मेदार है, सियासी जमातें कितनी जिम्मेदार हैं, उन पर कितनी इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वो खुद अमली तौर पर यानी प्रैक्टिकली उनका भी एक ऐसा अंदाज रहे कि लोग समझ सकें कि वाकई कोरोना एक खतरा है।
तो क्या चुनावी माहौल में कोरोना वाकई एक जिम्मेदारी है सभी की, और क्या चुनावी माहौल में खासतौर से उन रियासतों में जहां इंतखाबात होने हैं, क्या वहां पर भी बरसर-ए-इक़्तिदार जमात या दूसरी तमाम सियासी पार्टियां जो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, क्या वो भी इस बात को महसूस कर रही हैं कि कोरोना के वजह कर हमें भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन इस बारे में मजीद सख्ती कर सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तबोरिश कोले, जो इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ संजय द्विवेदी हैं, तर्जुमान हैं शिवसेना पार्टी के, और नेहा दुआ हैं तर्जुमान कांग्रेस की। कुछ देर में हमारे साथ साधना भारती भी जुड़ेंगी जो तर्जुमान हैं कांग्रेस की। मैं सबसे पहले डॉक्टर तबोरिश आपके पास आना चाहूंगा और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब नेहा दुआ हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बीजेपी की, मेरा सवाल यह है डॉक्टर तबोरिश के क्या एक ऐसे मौके पर जब कोरोना मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में था तो हमने यहां पर एहतियात बरतना शुरू कर दी थी, तो क्या यह ऐसा वक्त नहीं है कि हिंदुस्तान में जब एक बार फिर से बहुत तेजी से कोरोना फैल रहा है तो हम तमाम रियासतों में कोरोना को लेकर के सख्त इकदामात करें, बहुत बेहतर स्टेप्स लें और इंतजामिया यानी एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर आगे बढ़े? क्या इसमें भी हमें इलेक्शन वाले रियासतों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? आखिर कोरोना तेजी से अब फिर फैल रहा है तो उसकी वजह क्या है डॉक्टर तबोरिश? आपको पता होगा कि दुनिया भर का कोई काफी देश में अभी सेकेंड वेव्स ऑफ कोरोना आ चुका है। और अगर हम 1918 का स्पेनिश फ्लू का रिकॉर्ड ले, वो जो फ्लू थे जो एक महामारी के तरफ आए थे पूरा विश्व में, वो भी एक साल में नहीं गए थे, वो करीबन 2-3 साल तक चले और काफी वेव्स आए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो सेकेंड वेव्स और खास करके यूरोप का कभी देश में जो सेकेंड वेव्स आए हैं, उसी के लिए हमको बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब तक जो हमारा देश का जो रिस्पांस है वो जिस हिसाब से करना चाहिए था हमने सब कुछ करके दिखाए। ये हमारे लिए कोई भी नया चीज नहीं है। आज हम वो स्थिति में नहीं है जब जैसे पहले बार वेव्स आए थे। अभी हमारे पास टेस्टिंग का कैपेबिलिटी है, हमारे पास मास्क मौजूद है, हमारे पास सैनिटाइजर मौजूद है। हमको चाहिए जागरूकता। जागरूकता ये चाहिए कि पहले हमको समझना चाहिए कि कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं, अभी भी हमको इससे जूझना है। जो हमारे सरकार ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके जो एक निर्देश निकाले थे वो हमको फिर सामने सब लोगों को रखना है। और जो जो चीज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में फिट नहीं होते हैं उसको हमको अभी कुछ महीने तक हमको उसको बंद करके चलना पड़ेगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है फिर एक बार सामने आके उसको फॉलो करना पड़ेगा। मेरा सवाल था डॉक्टर तबोरिश, क्या हिंदुस्तान में हमें सिर्फ उन्हीं रियासतों में, उन्हीं स्टेट्स में ये स्टेप फॉलो करना है जो आप बता रहे हैं जहां पर भी इलेक्शन नहीं है या जहां इलेक्शन है वहां गैदरिंग हो रही है, तो क्या वहां भी इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरे देश के लिए लागू होता है, पूरा दुनिया के लिए लागू होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अभी जो हो रहा है 6-7 स्टेट्स में हमने काफी सर्ज देखा है। इसके कारण ये भी है कि हमने लास्ट मंथ महाराष्ट्र में एक नया स्ट्रेन भी मिला है हमको, जिसका काफी दूसरे तरफ का सिम्टम्स है। तो दुनिया भर में काफी देश में नया स्ट्रेन आए हैं। तो इसको अगर हम देखे जाए तो अभी जो हमारा स्ट्रेटेजी है, जो सरकार का स्ट्रेटेजी है, केंद्रीय सरकार का, राज्य सरकार का जो स्ट्रेटेजी है कि जहां जहां पे ये हो रहा है उसको वहां पे कंटेन किया जाए। और उसी एरिया में आप देख रहे हैं स्कूल बंद कर रहा है, कर्फ्यू जारी करता है। अब आगे जाके अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़े उस एरिया से, हमको उसको करना पड़ेगा। और बाकी जो देश है उसको भी हमको नजर में रखना पड़ेगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फिर हमको सख्त से पालन करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ संजय द्विवेदी हैं, तर्जुमान हैं शिवसेना के, यानी स्पोक्स पर्सन। संजय द्विवेदी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी रियासतों में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं। उसकी कई वजह हो सकती है, महाराष्ट्र एक कॉस्मोपॉलिटन स्टेट भी है और आबादी ज्यादा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर रोकना तो पड़ेगा। अभी नागपुर में आपने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे हालात बन रहे हैं कि ज्यादा जिलों में लॉकडाउन लगाए जाएंगे?
देखिए, मैं एक बात कहूंगा, कोरोना एक महामारी है। जैसे प्लेग हमारा था पहले, टीबी हुई थी, तमाम ऐसी महामारियां हमारे देश में आई थी। उसी तरह से कोरोना भी जो चीन से आयात हुआ, चीन से आया हुआ कोरोना है, इसके लिए भी दवा, अब वैक्सीन हमारी बन गई है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी ने अभी पूरे महाराष्ट्र में एक अपील की है कि आप भीड़ भाड़ ना लगाएं, भीड़ भाड़ में ना रहें। तो लेकिन मैं कल देख रहा था टीवी पे कि दादर में सब्जी मंडी है, अब मार्केट लगी, वहां लोग कोरोना का जो गाइडलाइन दी है सरकार ने, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर सुरक्षित रहेगा, घर सुरक्षित रहेगा, पूरा महाराष्ट्र सुरक्षित रहेगा, पूरा देश सुरक्षित रहेगा। तो मैं तो आज इस डिबेट के माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं कि आप अगर 2 फुट की दूरी बनाएं, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाएं, मास्क रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें, और जो गाइडलाइन है सरकार की उसको आप माने। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जैसे आप धारावी में था, सबसे बड़ी धारावी हमारी थी मुंबई में, लेकिन उसमें महाराष्ट्र ने काबू पाया था। WHO ने भी प्रशंसा की थी महाराष्ट्र सरकार की कि नहीं, उन्होंने काबू पा लिया है। तो जब तक हम साथ नहीं देंगे, जब तक जनता साथ नहीं देगी, कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती है। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं महाराष्ट्र की कि वो ज्यादा अपने को ध्यान दें और सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाएं, 1 मीटर की दूरी रखें और अपने हाथों को निरंतर धोते रहें, घंटे बाद धोते रहें, और जो सैनिटाइज है वो अपने हाथों में सैनिटाइज करते रहें। तो ये मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुरक्षा मुझे स्वयं अपनी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया। एक सवाल यहां पर संजय जी मेरा ये है कि क्या महाराष्ट्र में दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई जाएगी? क्योंकि कई ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पर अभी बहुत तरह की पाबंदियां नहीं है, वहां पर चाहे वो कोई राजनीतिक भीड़ भाड़ हो या कोई सभा हो या कोई शादी ब्याह हो, वहां पर लोग ज्यादा भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र रोकेगा उन लोगों को, दूसरे स्टेट से आने वालों को? देखिए, ये हमारे पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है कि ये जो बीमारी है ये आपके पास आने से बढ़ती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ऐसे लक्षण हो या कोई ऐसी दिक्कतें हो तो हम तुरंत अपना उसका इलाज कराएं, और दूसरा, हम किसी के पास ना बैठें। ये कोशिश करें कि घर से बाहर निकले तो बाकायदा मास्क लेके निकले, हाथ समय पे हाथ धोते रहें, और भीड़ कहीं पे भी ना लगाएं। भीड़ ना स्कूल में लगाएं, स्कूल कॉलेज भी देखिए उन्होंने बंद किए हैं, स्कूल कॉलेज में भी ना लगाएं। शादी ब्याह में भी जो गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की है उसको पालन करें। देश में, आज पूरे देश के लिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन नियमता पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, सभी को पालन करना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं आपके पास फिर आऊंगा सवाल का जवाब लेने के। क्या दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र स्टेट रोकेगी अपने यहां आने से? मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूं। नेहा दुआ हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान है बीजेपी की। नेहा, कितना बड़ा थ्रेट अब आप इसे महसूस कर पा रही हैं, और क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल अब नहीं आ गया है? जी देखिए, कोरोना का ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये और कोरोना जो बीमारी है वो भी गई नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि काफी अरसा हो गया इससे लोगों ने उसको थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर दिया, हल्के में लेना शुरू कर दिया है। कई जगह मास्क नहीं पहने जाते, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी दूरी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी जनता से अपील है कि दोबारा से वही सख्ती जो है वो हमें निभानी पड़ेगी, अपने आप ही अपने ऊपर सख्ती लगानी पड़ेगी। हमें सरकार का वेट नहीं करना होगा कि कोई राज्य की मुख्यमंत्री आपसे अपील करें और तब आप माने। तो ये सभी को मानना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि महाराष्ट्र में और केरल में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर यहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उन्हें किसी तरह का पार्शियल लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन जो केंद्र की है वो यही कहती है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकारें जो हैं वो अपने एरिया में पार्शियली लॉकडाउन कर सकती हैं, चाहे सैटरडे संडे कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा शॉपिंग डेज होते हैं, छुट्टी होती है लोगों की, तो वो बाहर घूमने जाते हैं। तो ऐसे करके ये राज्य तमिलनाडु और केरल में भी केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के बाद। क्या इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में तो थोड़ा जोर देगी? हालांकि वहां पर इंतखाबात हैं, चुनाव होने हैं। मैंने आपको यही
यही कहा कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस में डाल रखा है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को, सरकारों को, राज्य की सरकारों को ये हक है कि वो अपनी गाइडलाइंस में ऐसे अमल करवा सकती हैं कि लॉकडाउन लगा सकती हैं। अब रही बात कोविड वैक्सीन की, तो देखिए कोविड वैक्सीन जो है वो हमारे देश ने, हमारे साइंटिस्ट ने बहुत जल्दी इसका इन्वेंशन किया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इस पे मैं बात करूंगा नेहा। अभी वैक्सीन का जो प्रोसेस है अभी भी वो बहुत कम, यानी जो जितनी आबादी देश की है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज अभी ऐसा, और डबल फिगर में भी परसेंटेज नहीं पहुंचा है कि लोगों को वैक्सीनेशन हुई है। मांग इसी की हो रही कि तेज किया जाए। मैं आता हूं इस पर बात करेंगे, अभी इस पर बात करेंगे। साधना भारती हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की कौमी तर्जुमान है। साधना, क्या ये एक बड़ा थ्रेट पूरे देश के लिए नहीं है? ऐसा क्यों माना जाए या समझा जाए कि जिस स्टेट में अभी केसेस बढ़ रहे हैं वो किसी ना किसी एक दो से तो बढ़ेंगे ही, चाहे वो 2000 से बढ़े या 5000 से बढ़े। ये इस बारे में कांग्रेस पार्टी क्या राय रखती है? आदरणीय आजम जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले तो जिम्मेदारी के साथ ये अपील करती हूँ कि सभी लोग मास्क भी लगाएं और जितना एहतियात बरत सकते हैं उतना एहतियात बरतने का काम करें। ये एक महामारी है जो कि अभी पूरी तरह से गई नहीं है, तो एकदम निश्चिंत होकर कोई ना बैठे। दूसरी बात, ये सरकार तो आत्मनिर्भर बोलकर चलती बनती है। ये तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। इनका आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? इनका आत्मनिर्भर का मतलब है कि तुम जाने और तुम्हारा काम जाने। सरकार को कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब आप ये बता दीजिए, जिस तरीके से अभी और लोग ऐसे पाए गए जो कि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट के जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हिंदुस्तान में पाए गए, उसके बाद भी सरकार ओवर कॉन्फिडेंट है। या अभी भाजपा की प्रवक्ता, देखिए भाजपा के सारे प्रवक्ता झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटते हैं। मैंने तो पहले भी ये बात कही थी, ये पहले ये ना, बीच में मत बोलिए आप, बीच में मत बोलिए आप। ये तरीका नहीं होता, डिबेट करने का तरीका मालूम है कि नहीं? झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद करो। झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद करो। झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांटना बंद करो। नेहा जी सुनते हैं, जरा सुनते हैं, फिर आपको मौका देंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। नेहा जी सुनते हैं जी। क्या तरीका है ये? जी साधना जी बोलिए। नहीं, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो हमें पता है, इसलिए आप बौखला जाती हैं। आप बौखला जाते हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो सुनिए, आप दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने आपको ये बता दिया। आपको नहीं देखिए, नहीं आजम जी, मैं नहीं बोलूंगी। क्या तरीका है इनका? इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। नेहा जी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, नेहा जी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, बोलने दीजिए। मैंने इसके पहले आपको मौका दिया, फिर उनको आप सुन लीजिए, फिर उनका आप जवाब दे दीजिएगा। नेहा जी बोलने दीजिए। जी बोलिए, साधना जी बोलिए। आपने मौका क्या दिया है? साधना जी बोलिए। शालीनता से सुनिए आप, मैंने आपको पूरा सुना था, शालीनता से सुनिए आप, ठीक है? देखिए ठीक है ना, आप देखिए, आपने 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, आप 7 साल में बेचने लग गए सब। मुझे लगता है अब शर्म भी बेच दिया आपने, इसीलिए बेशर्म होकर आप ये भी कह देते हैं, मतलब झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बराबर बांटेंगे आप। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ये सरकार कर क्या रही है, जो काम ने कल करना चाहिए। नेहा जी मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था। नेहा जी प्लीज मेंटेन द डेकोरम। नेहा दुआ जी प्लीज, एक एक करके बात करते हैं, आप ध्यान से इनके पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। प्लीज, ऐसे में क्या फायदा, आपकी भी बात सुनी नहीं जा सकेगी, उनकी भी बात सुनी नहीं जा सकेगी, है ना? बहुत संजीदा मौजू पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बहुत क्रूशल टॉपिक है ये। आवाम को उनके लिए, उनके बेदारी के लिए सुनने से महरूम ना कीजिए। बिल्कुल, आपको पहले मैंने मौका दिया। नेहा जी ऐसी बात ना कीजिए, पहले मैंने आपके पास ही आके आपसे पहले रिएक्शन लिया है। प्लीज नेहा जी प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। साधना जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये देखिए बौखलाहट है, बौखलाहट। आप शुरू नहीं होने देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने ये कहा कि ये सरकार कर क्या रही है। उन्होंने ये कहा कि ये वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर अभी 0.35% लोगों को ही वैक्सीन लगी है। ये बताएं कि ये बेल्जियम के मिनिस्टर बता रहे हैं आके कि उनको तो ये 158 रुपए में प्रति खुराक उनको पड़ रही है वैक्सीन, और हिंदुस्तान में 250 रुपए में ये देंगे। तो मतलब आप महंगी करेंगे जनता के लिए हिंदुस्तान में और एक्सपोर्ट करके बेचेंगे। मतलब हम तो हमारे दो की सरकार चलाएंगे, उद्योगपतियों की जेबें भरेंगे और अपनी जेबें भरेंगे। जो गरीब आदमी है, आप पहले ये बता दें कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आपने किस तरह से क्रियान्वयन करने का प्लान ऑफ एक्शन आपने क्या बनाया है? ठीक है, बस साधना जी अब जवाब लेते हैं। साधना जी अब जवाब लेते हैं। नेहा जी अब बोलेंगी। नेहा जी बोलिए।
ऐसा है कि जी। सबसे पहली बात और बड़ी बात कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान के सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो किसी भी राज्य को, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य क्यों ना हो, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए देश के होते हैं। हिंदुस्तान की जनता ने वोट देकर बनाया है। सासाराम बाबा बनाने के लिए नहीं प्रधानमंत्री बनाया था। ये बातें बनाना बंद करो और प्लान ऑफ एक्शन बताओ। आपके पास जवाब है नहीं तो सासाराम बाबा का झूठा पूरे हिंदुस्तान के सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट दी है कोरोना वैक्सीन। प्लान ऑफ एक्शन बताओ। ये बताओ ठीक है, मुझे आप दोनों का ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? प्लीज प्लीज थोड़ा साइलेंट प्रेजेंट कीजिए प्लीज। मैं फिर से एक बार जाता हूं डॉक्टर तमोरिश के पास। डॉक्टर तमोरिश, देखिए सवाल इस बात को लेकर है कि हम ऐसा क्या करें, सिर्फ लोग जो हैं वो अपने तौर पर सावधानी बरतें, लेकिन जो डिसीजंस होते हैं सरकारी या सरकारों के डिसीजंस होते हैं, क्या वो माने नहीं रखते? मेरा सवाल इस बात को लेकर था कि पूरे मुल्क में किसी एक स्टेट में ज्यादा, किसी एक में कम, लेकिन क्या इसमें हमें इतनी ढिलाई बरतनी चाहिए? देखिए, ये एक डायनामिक सिचुएशन है। आपको अगर आप लास्ट ईयर भी देखे, स्टेट बाय स्टेट जो हमारा सार्ज आया था वो एक टाइम पे नहीं आया था, एक के बाद एक आया था, कभी कुछ बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था किसी स्टेट में। सो ये डायनामिक सिचुएशन है। सो ये खतरा पूरे कंट्री का है, किसी एक दो स्टेट का नहीं है। आज यहाँ पे हो रहा है, कल वो पे भी हो सकता है ये वायरस। डॉक्टर तमोरिश, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या आपने देखा है टेलीविजन पर किस तरह से बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव को लेकर कैंपेन हो रहे हैं? मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि एक ऐसा वक्त है जब इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा? देखिए, अभी जो है इस स्थिति को, जो अभी जो करंट स्थिति है, इस हिसाब से लेके हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुसार जो पॉसिबल है वहां तक ही करना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। एक डॉक्टर होकर मैं यही सलाह दूंगा। चलिए, आपने अपनी बात पूरी तौर से कह दी है। नाउ संजय द्विवेदी जी शिवसेना के लीडर हमारे साथ हैं। मैं नेहा दुआ और साधना भारती के पास फिर से आता हूं, छोटा सा एक रिएक्शन संजय द्विवेदी जी से लेता हूं। संजय द्विवेदी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी नागपुर में लॉकडाउन लगा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स कहते थे कि अगर कोई गलतफहमी फैलाएगा, झूठी बात फैलाएगा कि लॉकडाउन लगने वाला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन लॉकडाउन का निफाज हो चुका है, नागपुर में पूरी तरह से है और तकरीबन 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं रात का कर्फ्यू है, कहीं और पार्शियल कर्फ्यू है या लॉकडाउन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या सुझाव यहां पर है। मैं फिर से यही पूछूंगा कि क्या महाराष्ट्र स्टेट दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को रोकेगी अपने यहां? मैं दोनों सवालों का आपका जवाब देता हूं। देखिए, इससे पहले जब कोरोना जो सेकंड स्टेज आई है, इतनी ज्यादा स्टेज नहीं थी, लेकिन लोग उससे पहले ही हवा मनाने लगे थे, सब लॉकडाउन लगेगा। तब वहां के मंत्रियों ने बात कही कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। देखिए, ये बात तो आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह से कि कोरोना रोकने का एक ही साधन है कि हम फेस टू फेस ना मिलें, आपस में बातचीत दूर से करें। लेकिन जिस स्थितियां बन रही हैं, चाहे नागपुर हो चाहे मुंबई हो, अब दादर में कल मैंने देखा बाजार लगा था, कोई मास्क नहीं पहने हुए था, तो सरकार भी कहीं ना कहीं, देखिए सरकार के लिए जरूरी है सुरक्षा, और सुरक्षा, जनता की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे अहम विषय होता है। सुरक्षा देना, रोटी देना, मकान देना, ये सरकार का एक अहम विषय होता है। उसी के अंतर्गत अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन लगाना मजबूरी बनेगी सरकार की। लेकिन माननीय उद्धव ठाकरे ने भी कल भी एक बात कही है कि आप लोग गाइडलाइन का पालन करें, मुझे फुल लॉकडाउन न लगाना पड़े। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं तो पुनः कि आप वहां पे पूरे देश में कोरोना महामारी न फैले, इसके लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। दूसरी गाइडलाइन पे फॉलो करें। नागपुर में लॉकडाउन 21 मार्च तक लगाया जा चुका है। मैं फिर से अपने नाज़रीन को बता रहा हूं, महाराष्ट्र के कई जिलों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पार्शियल यानी आधे तौर पर वहां लॉकडाउन भी है। अब मैं आता हूं नेहा आपके पास, फिर से 50 सेकंड आपको दूंगा, आप अपनी बात कीजिएगा, फिर साधना भारती आपके पास आऊंगा। नेहा, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ऐसा मौका अभी नहीं है कि चाहे वो रियासत हो जहां इलेक्शन हो रहा हो चाहे नहीं, हमें इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस पर मिसाल कायम करना होगा? तमिलनाडु और केरल उस पर शामिल है जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं।
पूरे देश में जो है कोरोना वैक्सीन, मैंने पहले ही कहा कि सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जी की ओर से फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बात आप कह चुकी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अब मैं दूसरी बात का जवाब देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो रूमर्स फैलाती है, जो लोगों के बीच में गलत बातें फैलाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी टीका अपना लगवाया, उसको भी इन्होंने प्रचार वाली बात कर दी। प्रधानमंत्री जी को पहले सुरजेवाला और जो है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी अच्छी है ये वाली वैक्सीन, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते? और अवेयरनेस की कमी है, डॉक्टर साहब ने अभी आपको बता दिया। अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नहीं तो अपनी मम्मी को भी ठीक है, योर टाइम अप साधना, योर रिएक्शन 30 सेकंड्स प्लीज। तो भ्रम तो ये फैला रहे हैं साधना, भ्रम तो कांग्रेस फैला रही है कि मत लगवाओ। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भ्रम फैला रही है, झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन बांट रही है कि अब देखिए बीच में बोल रही है, अब इनको आप चुप कराएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। साधना, ये आपका टाइम है, बोलिए। लगातार बोलती रहती है झासाराम बाबा का झूठ छाप ठीक है, मैंने उनसे कहा तो इसलिए बोल रही थी। साधना, आपके भी आगे कह रही हूँ कि झासाराम बाबा का झूठ छाप चूरन ना बांटे। मैं ये कह रही हूँ 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, 700 अस्पताल है सरकारी, ये बताने सुन लो ना, काम से सुन लो। अरे सुनिए 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको कैसे फ्री लगाओगे? सब बात को जुमला बता दोगे? बजवाकर थाली मोदी जी उत्सव मनाते रहे, करोड़ों प्रवासी मजदूर घरों को पैदल जाते रहे, होती रही मौतें, भूखी भटकती रही जनता, और आपके प्रधानमंत्री जी मन की बात सुनाते रहे। अरे मन की बात की दरकार नहीं है, जन की बात करो, महिलाओं की बात करो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वक्त हमारे पास कम रह गया है। देखिए, बहुत संजीदा, बहुत क्रूशियल मौका है। कोरोना एक बीमारी है, ये जान ले लेती है। अगर आप जान जाते हैं कि कोरोना जान ले लेती है, तो अपनी जान की हिफाजत कीजिए, भीड़ भाड़ से बचिए, मास्क पहनिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपना फायदा देखती हैं, अवाम आपको अपना फायदा देखना होगा। आदाब।